प्रोग्राम 7 बजे होगा और उनकी ट्रैफिक और दूसरी वजूहत तेरी आवाज़ नहीं आ रही। अब ठीक है, अभी ठीक है। मेरे लिए सदर जलसा प्रोफेसर अशरफ रफीक मैम से इजाज़त चाहता हूँ और कमर जमाली मैम से माजरत के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं। और आपके इस नावल पर कुछ भी थोड़ी बहुत कहने की हिम्मत भी आपके सामने वो भी नहीं हो रही है, मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है कमर जमाली का नावल आतिशदान एक मुताला। उर्दू जैसी शीर ज़बान का मौलद मस्कन मुल्क हिंदुस्तान रहा और बिलखुसूस अर्जुन दक्कन को इस सिलसिले में फौकियत हासिल है। उर्दू अदब के तमाम असनाफ के मशाहिर इस खित्ते में तवल्लुद हुए और इन अकाबरीन अदब ने अपनी तख्लीक़ात और निगारशात से उर्दू अदब को सैराब किया। साथ ही हर एक फ़न के माहिरीन ने अपने रसहात क़लम से दामन उर्दू में मुख्तलिफ फ़नून के मोती सजाए। बेशतर नक़ाद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू की इब्तदा दक्कन से हुई, जिससे तहरीक पाकर शुमाली हिंद में अदबी नशोनुमा के मराहिल तय होने लगे। दक्कनी उदबा और शुरा की जमात में मर्द तख्लीक़कारों के साथ साथ ख़वातीन का भी तफ़ाल और सरगर्म रहा। ख़वातीन की जमात में सुहरा हुमायूं मिर्ज़ा, जीलानी बानो, रफ़िया मंजूर अमीन, इफ़त मोहानी, फ़ातिमा आलम अली ताज, वाहिदा तबस्सुम और आमिना अबुल हसन वगैरह हर मुमकिन अदद को पेशपा लगाने लगा। इस फहरिस्त में एक अहम नाम कमर जमाली का भी है। यूँ तो कमर जमाली ने तनक़ीदी मज़ामीन, तबसरे, ड्रामे, सफ़रनामे, टेलीफिल्में जैसी अहम असनाफ़ में तबाज़ुमाई की है, लेकिन वो एक कलमकार की हैसियत से अफ़साने को तरजीह देती है। बतौर अफ़साना निगार उनकी तख्लीक़ी ज़ौक़ की इसी तौसीए ने उनको नावल निगारी की जानिब भी मायल किया, जिसका नतीजा उनका पहला नावल आतिशदान है, जो अफ़साने के साथ नावल के फ़न पर उनकी पूरी गिरफ्त का सबूत है। और शायद ये इसलिए भी मुमकिन हुआ कि उन्होंने इसे महज रवा रवी में नहीं बल्कि खुद उन्हीं के अल्फाज में इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाया। बहुत दिनों से हमारे जहन में एक ख्याल बुलबुला रहा कि नावल लिखा जाए, आँखों देखा भी और अमलन जिया हुआ। बात बेहद पते की है। आज के कितने तख्लीक़कार अपनी तख्लीक़ को जीते हैं, माशरती मसाइल और अहवाल व क़वाइद को अपने तख्लीक़ी विजदान व शऊर का हिस्सा करते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बड़ी तेज़ी से इस फ़र्क़ को भूलते जाते हैं जो तख्लीक़कार और सहाफ़ी में है? मुंदरजा बाला इक़्तिबास से मालूम होता है कि कमर जमाली ने इस नावल में दौरान मुलाज़मत जिन मुश्किलात मसाइल का सामना किया था, उन तजर्बात मशाहिदात को उन्होंने इंतहाई संजीदगी के साथ अपने तख्लीक़ी शऊर व विजदान का हिस्सा बनाया। अगरचे नावल की शुरुआत तारतमी अंदाज में होती है, मगर किसान, मजदूरों की मजलूमियत और सूरजपुर के अवाम पर उठाए जा रहे जुल्म इस नावल का मरकज़ी ख्याल है। खासी अर्जियत के साथ कैफियत बात होता है। नावल का ताना बाना इसी मरकज़ी मौजू के घूमता रहता है। मुसन्निफ़ा ने नावल को उन्वान और मौजू दोनों के साथ इंसाफ करने की कामयाब कोशिश की है। बकौल शम्सुर रहमान फारूकी मौजू के एतबार से ये मुझे बिल्कुल नया नावल मालूम हुआ। गाँव के किसानों की मजलूमियत, मकामी गुंडागर्दी और सियासत और हुकूमत के जोड़ तोड़ को खूबी के साथ बयान किया गया है। नावल का दार्ड अगर मजबूत है, मगर बयान की कमज़ोरी, मकालों की तकरार और मनासिब की यकरंगी इसके फितरी बहाव में खारिज है। लफ्ज़ डेढ़ को उन्होंने हर जगह मुअन्नस लिखा है। बेहतर है इन्हें अगली इशार में दुरुस्त कर लिया जाए। इन बातों को नज़रअंदाज कर दें तो ये नावल अच्छा नावल है, दिलचस्प यकीनन है। बड़ी बात यह है कि ये एक नए मौजू को फिक्शन के हिस्से में लाता है। कमर जमाली ने जो प्लाट बुना है वो मजबूत और मुनज़्ज़म है, जिसमें वाक़यात की कड़ियाँ एक दूसरे में बेवस्त मालूम होती हैं। नावल एक बच्चा और उसकी दादी से शुरू होता है,
दादी उस बच्चे के जहन पर पूरी तरह से छाई हुई थी, जो उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए घर में उसको सब ग्रैंड मास बॉय बुलाते हैं। दादी एक मामूल के मुताबिक रोज़ रात को अपने पोते को कहानी सुनाती है। दादी की फलसफियाना बातों को बच्चा समझ नहीं पाता। कम उम्री के फितरी सवालात से नावल की शुरुआत होती है। नावल के इब्तदाई जुमले नहजत हुई हैं। फिर बूढ़े बाबा ने अशरफियों का एक टोड़ा उस लड़के के हाथ में थमा दिया और कहा, लड़के अस्तबल से जो घोड़ा चाहो निकाल और सर पर दौड़ने लगे यहाँ से। इन सवालात के जवाबात शहबाज खान जो इस नावल का मरकजी किरदार है तमाम उम्र तलाश करता है। कमर जमाली मरकजी किरदार के जहन की सतहें ऐसी परत तक परत खुलती हैं कि कारी मशहूर हो जाता है और यही कारी की दिलचस्पी का बायस बनता है। कई बार असरार करने पर भी दादी सिर्फ यही कहती हैं, बेटा जिन सवालों के जवाब फौरी नहीं मिलते उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। दादी चाहती थी कि उनका पोता अपने दादा की तरह महकमा मालगुजारी में अफसर बने और सूरतपुर से अपनी मुलाजिमत का आगाज़ करे कि जहाँ से उसके दादा ने अपनी मुलाजिमत की नहीं ज़िंदगी खत्म की। जाहिर है इन सवालात के जवाबात किसी के पास ना थे। शहबाज खान के अंदर सवालात का एक आतिशदान दादी के सुलगते हुए जज्बे का इस्तिआरा भी हो सकता है। दादी मुसलसल इन सवालात के आतिशदान को पोते शहबाज के अंदर जलाए रखना चाहती हैं। जाहिर है क़ज़ा व क़द्र के आम उसूल के तहत एक ऐसा वक्त भी आता है जब दादी का दफ्तर खाली हो जाता है, लेकिन वो जिस आतिशदान को जला गई थी वो अब अपनी आबोताब दिखा रहा है। इक़्तिबास, इस दौरान मैं जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई और दादी का तख्त खाली हो गया। मुसन्निफ़ा ने किस कदर बलीग़ इशारे से काम किया है। दादी के तख्त का खाली होना इशारा है तहज़ीब का, एक तारीख़ का, एक सल्तनत का, एक दास्तान का, एक इदारे का ख़त्म होने का। पुरानी नस्ल को गुजरना है और नई नस्ल को उसकी जगह लेनी है। यही कुदरत का उसूल है। बुनियादी और अहम बात तो ये है कि गुजरी हुई नस्ल ने आने वाले नस्ल को क्या दिया। दादी का गुजरना तो तय था, लेकिन आतिशदान का दादी से पोते को मुंतकिल होना ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी मसला किसी एक नस्ल के साथ ख़त्म नहीं होता। आने वाली नस्ल को भी इससे नबरदाज़मा होना ही पड़ता है और यही आम उसूल हयात। हिंदुस्तान की आज जो सूरत हाल है, ख़ासकर जो देही माशरे हैं, वहाँ पर दो तरह के फैसले होते हैं, एक मकामी गुंडों का, दूसरा सियासतदान। नावल का मरकजी किरदार शहबाज खान सवालों का आतिशदान लिए हुए एक सरकारी अहदेदार के तौर पर सूरतपुर पहुँचता है। सूरतपुर में राजेश्वर रेड्डी छाया हुआ है, जो इस नावल का एंटी हीरो है। सूरतपुर के ताल्लुक़ से प्रोफेसर अहनी अहमद फातमी लिखते हैं, इक़्तिबास, असल नावल की शुरुआत सूरतपुर से होती है। बदनाम तरीन इलाका जिस पर रेड्डियों का कब्जा है, नदी का झगड़ा है और आबी तनाज़ा, ताकत का खेल, नाताकती सर झुकाए हुए अफसर से कह रहे हैं, आप इस हक व नाहक के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। लेकिन अफसर यानी पोते को अपनी दादी का फरमान याद है। अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। सदर दारान की जगह लिविंग हॉल ने, दादा की जगह पोते ने, शिव नारायण रेड्डी की जगह उसके बेटे राजेश्वर रेड्डी ने ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सूरत हाल और वक्त बदलने के साथ मसाइल भी बदल गए हैं? ऐसा नहीं, मसाइल तो वही है। शहबाज का पीए उससे पूछता है कि आपका मिशन क्या है, आपने सूरतपुर अपना तबादला क्यों करवाया, जबकि सूरतपुर एक अच्छी जगह नहीं है। यानी फिर एक बार बुराई अच्छाई की राह रोकने के लिए तैयार व आमादा है। पीए उस खतरे का इजहार कर रहा है जो शहबाज को पेश आने वाला है। मीर मदार नावल का एक बहुत ही अहम किरदार है। इसमें हिम्मत, हौसला और अज़ाइम की लहरें हमेशा मुस्तरिब रहती हैं, जो इंसानों को और उस इलाके को अफसर से ज़्यादा जानता है। इस तहसील को पनिशमेंट सेल के नाम से भी जाना जाता है। मैं इक़्तिबास छोड़ रहा हूँ।
میر مدار کے مبہم جملے شہباز خان کو اپنے دادا درویش محمد خان کے بارے میں مزید کچھ اور جاننے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ میر مدار بہت ہی جذباتی طریقے سے درویش محمد خان کے بارے میں کہتا ہے، سرکار شیروں کے شیر تھے اور یاروں کے یار۔ اسی سے شہباز کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آتش دان کی آگ میں صرف اس کے دادا درویش محمد خان ہی نہیں، سورج پور کے رعایا اور میر مدار کا بیٹا بیٹی اور اس کی بیوی بھی جل کر بھسم ہو گئے۔ اچانک شہباز خان کے سامنے دادی کا چہرہ آتا ہے۔ دادی کی کہی ہوئی ادھوری کہانی شاید اب مکمل ہو جائے، لیکن اب بھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ اقتباس: مجھے بتائیے سرکار، کون ہیں آپ؟ کیوں بار بار آگ میں دبی چنگاری کو پورے دیتے ہیں؟ آگ صرف جلانے کے لیے نہیں ہوتی میر مدار، وہ آگ نہیں، آتش دان ہے۔ آپ اس کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں، پھر سے بھڑک اٹھے گا، کیونکہ اس آتش دان سے اٹھی کچھ چنگاریاں زندہ ہیں ابھی میرے اندر، ذرا سی قریت سے آتش دان بھڑک اٹھے گا۔ ناول کا یہ ایک اہم موڑ ہے۔ بقول عارف خورشید، کہانی میں کئی جگہیں ایسے موڑ آئے ہیں جہاں قمر جمالی اگر احتیاط سے کام نہ لیتی تو کلائمیکس کھل جاتا اور وہاں کہانی کا دم نکل جاتا۔ کمال ہے وہ ایسے ہر موڑ سے بچ کر نکل گئی۔ قمر جمالی کے پاس تخلیقی نثر کی قوت موجود ہے۔ اس ناول میں زندگی کا سراغ پانے کے لیے انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کی کڑیوں کو بہت ہی سلیقے سے پرویا ہے۔ وہ کہتی ہیں، زندگی کی رفتار کتنی نرالی ہے، جتنی خاموش اتنی ہی تیز گام ہے۔ سورج پور کے ان نوجوانوں نے جو شیو نارائن ریڈی کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام SPF رکھا اور قسم کھائی کہ بغیر کسی خون خرابے کے راجیشور ریڈی جو شیو نارائن ریڈی کا بیٹا ہے کو شکست دیں گے اور اپنے آبی ذخیرے کو سورج پور واپس لائیں گے۔ SPF کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے افسر سے مل کر ایک تجویز رکھی کہ راجیشور ریڈی سے MLA کی کرسی چھین لی جائے اور میر مدار کو الیکشن پر آمادہ کیا۔ عوام اور SPF تنظیم نے مل کر میر مدار کو جتا دیا۔ رتن پور کے گنڈے انتقام کی آگ میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ ہوئے تو تنظیم نے نہ صرف میر مدار اور گاؤں والوں کی حفاظت کی بلکہ راجیشور ریڈی کا قتل بھی کر دیا۔ ناول میں منظر نگاری کے نمونے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ منظر نگاری سے زمان مکان کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ قمر جمالی نے منظر نگاری کے نقطۂ نظر سے بڑی کامیاب تصویر پیش کی ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہوں، یہ اقتباس چونکہ بڑا ہے، اسلوب اور زبان بیان کی سطح پر یہ ایک کامیاب ناول ہے۔ بقول ستنام سنگھ، محترمہ کا طرز اسلوب بے داغ ہے، بالخصوص لفظوں سے ان کا گہرا استعمال۔ وہ لفظوں کو جینا اور جلانے کا سلیقہ رکھتی ہیں۔ قمر جمالی دراصل لفظوں کی پاری ہے۔ زبان بیان پر قمر جمالی کو قدرت حاصل ہے۔ ان کے ہاں تشبیہات، استعارات اور محاورے وغیرہ کی کثیر تعداد ہے۔ اقتباس میں لاحظہ فرمائیں، میرا دل نہیں، یادوں کا قبرستان ہے۔ صاحب انفیکشن کرنا اتنا ضروری تھا تو ہم سے کہتے، ارے کہہ کر تو دیکھتے، ہم جنگل میں منگل کروا دیتے۔ سرکار میری مانیے، میں نے یوں ہی دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے۔ آتش دان زندگی کے رزمیہ کو ہی نہیں بلکہ رزمیہ کے ساتھ ایک نظریہ اور فلسفہ بھی پیش کرتا ہے۔ فلسفہ حیات کے بغیر کوئی بھی فن پارہ ادھورا اور بے روح سمجھا جاتا ہے۔ لارنس کے مطابق فکشن جب تک فلسفہ نہ بن جائے بڑا فکشن کہے جانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا اپنا الگ نظریہ حیات ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنے اصول متعین کرتا ہے۔ قمر جمالی نے فلسفہ حیات کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ اقتباس، دل کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ سینے کا صندوق چھوٹا پڑ جائے۔ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں اب تک تکنیک کی سطح پر بہت سارے تجربے ہو چکے ہیں۔ اس ناول میں تکنیک کی سطح پر کوئی نیا تجربہ نہیں پیش کیا گیا ہے۔ زیادہ تر بیانیہ کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کہیں کہیں فلیش بیک، خود کلامی، شعور گرو وغیرہ جیسی تکنیک کا استعمال ہوا۔ خود کلامی کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، حالات کہہ رہے تھے کہ بھاگ نکلو یہاں سے،
मजीद 12 की मीर मदार की दहशत भरे किस्से, कैसे रेड्डी बिरादरान ने जुल्म की इंतहा कर दी। मैं शायद अंदर ही अंदर बहुत खौफज़दा डर गया था, कमज़ोर पड़ गया था। कमर जमाली बुनियादी तौर पर अफसाना लिख रहा है। अफसाने की जस्त लगाते हुए उन्होंने ज़ेर बहस नावल आतिशदान तहरीर किया। आतिशदान तरक्की पसंद अलामती और इख्तियाराती नावल है और ये उनकी पहली कोशिश है। इसके बावजूद वो नावल के फ़न से पूरी तरह वाकिफ़ नज़र आती हैं। आतिशदान साफ और आम ज़बान में लिखा गया है। इस नावल में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से मिलता है, लेकिन उसकी वजह से उसलूब इजहार की ज़बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने मौका महज एतबार से किया है जो पढ़ने और सुनने में भले मालूम होते हैं। मुसन्निफ़ा ने एक छोटे से देहात के ज़रिए हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और मासी ज़िंदगी को पेश करने की कोशिश की। आतिशदान दरअसल एक साफ सुथरी अफसरशाही और अच्छे समाज का ख्वाब है। शहबाज खान इस नावल का मरकज़ी किरदार है, जो बहुत ही ईमानदार और मजहबी है। उसके यहाँ फ़िक्री और इजहारी सूरतें ज़्यादा और अमली कम हैं। वो यकीन मुहकम अमल पैहम की रविश का क़ायल ज़रूर है, लेकिन अमली सतह पर किसी कदर पशपेश का शिकार नजर आता है। शहबाज खान के अलावा मीर मदार, राजेश्वर रेड्डी और मीर मदार का बेटा जो एसपीएफ का कार्य है। नावल में राजेश्वर रेड्डी को जितना खौफनाक दिखाया गया है, वो नावल से उतना ही गायब भी नज़र आता है। मीर मदार का बेटा एक उम्दा किरदार बन सकता था, लेकिन मुसन्निफ़ा का सारा ज़ोर कलम शहबाज खान पर है और आज के माशरे की यही हकीकत है। मुसन्निफ़ा ने मकालमा निगारी में भी अपनी फ़नकाराना सलाहियत का अच्छा मुज़ाहरा किया है और किरदार की ज़बान से ऐसे ही मकालमे अदा करवाए हैं जो बिल्कुल फितरी मालूम है। इसके अलावा मंजर निगारी, जज्बात निगारी और जुज़ियात निगारी की बेहतरीन मिसालें पेश की। ज़बान बयान पर बेपनाह महारत हासिल है। उनका उसलूब बयान काफ़ी सादा और सलीस है, जो नावल की कशिश को कायम रखता है। मजमूई तौर पर मौज़ू, प्लाट, किरदार, मकालमा, जज्बात निगारी, उसलूब तर्ज़ादा, फ़ज़ासाज़ी, टेक्निक वगैरह के नुक्ते नज़र से नावल आतिशदान 21वीं सदी का इनके बेहतरीन तरक्की पसंद नावल कहलाने का मुस्तहिक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।